बच्चों लोग लास्ट क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। और हम लोग का डिस्कशन चल रहा था, लास्ट टॉपिक जो था वो चल रहा था इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग इंटरनल एनर्जी किसको बोलते हैं, तो हम बात किए थे कि इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि किसी भी सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक होगा, पोटेंशियल होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा, ये सारा इसमें अंदर टर्म इंक्लूड होना चाहिए था। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम जो हम लोग का सिलेबस में जो वो पढ़ना है हमारा सिस्टम, तो हमारा सिस्टम होता है गैसेस सिस्टम। और सिस्टम क्या होता है, तो हम लोग बात करते हैं आइडल गैस के बारे में। तो आइडल गैस, तो आपको पता है कि आइडल गैस के बीच में कोई भी इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, तो देयर इज नो इंट्रैक्शन फोर्स अमॉन्ग द पार्टिकल ऑफ आइडल गैसेस। तो अगर आपका इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल का जो टर्म होता है वो बिल्ड नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जीरो होगा। और हम क्या बोलते हैं कि हमारा सिस्टम है वो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव, मतलब इसमें रिएक्शन ऑकर नहीं कर रहा है। तो नॉन रिएक्टिव सिस्टम अगर हम बात करते हैं, यानी हमारे सिस्टम को रिएक्शन अगर ऑकर नहीं करेगा तो आपका जो बॉन्ड एनर्जी है वो टर्म क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड तो ब्रेक नहीं करेगा। जब सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव करेगा तो कोई बॉन्ड का ना ब्रेकेज होगा ना फॉर्मेशन होगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा ना बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब भी सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव करेगा तो बॉन्ड एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो बस चेंज क्या होगा, तो चूंकि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव करोगे तो आपका टेम्परेचर में भी चेंज हो, आपका टेम्परेचर में भी चेंज हो। तो अगर आपका टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आइडल गैसेस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो अल्टीमेटली हम देख क्या रहे हैं कि अगर हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 मूव करते हैं तो आपका जो इंटरनल एनर्जी का जो टर्म है उसमें बस चेंज करने का ऑप्शन किसके पास है, तो बस जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसके पास बस चेंज करने का ऑप्शन है। बाकी सारा फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब हम एनर्जी का चेंज निकालते हैं, ठीक है, तो उस चेंज में, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास अभी जो इंटरनल एनर्जी है U1, पॉइंट 1 पे U1 है, तो U1 में कोई क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी Ke1 होगा और प्लस कुछ कांस्टेंट होगा। जो पॉइंट 2 पे होगा तो पॉइंट 2 पे जो U2 होगा उसमें क्या होगा, Ke2 होगा और प्लस कुछ कांस्टेंट होगा जैसे बॉन्ड एनर्जी। तो जो जो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे है वो उसे वहाँ पे रहेगा। तो जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में अगर हम चेंज निकालते हैं, चेंज डेल्टा U, तो उसमें क्या होगा, एक कांस्टेंट का टर्म कैंसिल कर जाएगा, तो बस बचेगा क्या, बस Ke2 माइनस Ke1, बस ए फैक्टर बचेगा। तो देखो, जब भी हम लोग कोई प्रॉब्लम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं चेंज ऑफ एनर्जी। हमको कभी नहीं मतलब होता एनर्जी क्या है, ठीक है। क्योंकि जो एनर्जी होता है, एनर्जी रिलेटिव होता है। आपको जो एनर्जी का जो टर्म होता है ये क्या होगा, ये आपका रिलेटिव होता है, ठीक है। जो एनर्जी का टर्म होगा वो क्या होगा, रिलेटिव होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या थे, क्या लोग, मैं बोल क्या रहा हूँ कि आपका जो एनर्जी का टर्म होता है ये होता है रिलेटिव होता है। एनर्जी का फैक्टर क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो इसका मतलब एनर्जी का टर्म डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कि हम किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एनर्जी का बात कर रहे हैं। तो जब भी हम एनर्जी का बात करते हैं तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म होता है अपने लिए चेंज ऑफ एनर्जी, की एनर्जी किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि चेंज ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि एनर्जी का जो टर्म है, यानी जो एनर्जी का टर्म है उसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस सम कांस्टेंट है, लेकिन जब हम चेंज निकाल रहे हैं तो चेंज में कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब अगर हम चेंज में इंटरेस्टेड है, तो मेरे को इस फाई को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। ये बिना मतलब का फाई हम क्यों निकालेंगे। तो चूंकि हमको चेंज में इंटरेस्ट है तो हम लोग इस चेंज कर बात कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि जो एनर्जी ऑफ, यानी जो इंटरनल एनर्जी होगा आइडल गैसेस का, उसको आप डायरेक्टली लिख दोगे। तो आइडल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा उसको डायरेक्टली लिख दोगे, प्रोपोर्शन टू क्या होगा, ये इक्वल टू बोल दोगे काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू क्या बोल दोगे, काइनेटिक एनर्जी। यानी इंटरनल एनर्जी के टर्म में हम बाकी किसी एनर्जी का बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। बाद में
बाद में जब हम आगे मूव करेंगे तो सिस्टम में रिएक्शन ऑकर करेगा। उस केस में बस काइनेटिक एनर्जी से काम नहीं चलेगा, उस केस में बस काइनेटिक एनर्जी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। बट अभी जो पार्ट है हम लोग पढ़ने वाले जो एरिया है, उस एरिया में हम लोग क्या जूम करेंगे कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी का टर्म चेंज नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली जब हम डिफरेंस निकालेंगे दो पॉइंट का, तो बाकी एनर्जी का टर्म क्या होगा? कैंसिल कर जाएगा। बाकी एनर्जी टर्म क्या होगा? कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। अभी जो एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, एक एरिया फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉमन एरिया है, ठीक है। तो इसमें दोनों एरिया का चीजों को मैं साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ पोर्शन जो होगा जो केमिस्ट्री के बुक्स में कभी आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आप जब फीस का बुक पढ़ोगे तो उसमें वहां पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से चीज को सुनना आप लोग को, और ध्यान देना। तो मैं बोल दिया कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक। किसके लिए? तो आइडियल गैस सिस्टम के लिए। और सिस्टम क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। सिस्टम क्या होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव, ठीक है। तो ध्यान देना। तो इंटरनल, अब ध्यान देना। अब इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? इस काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? यानी हम तो बोल तो दिए कि इंटरनल एनर्जी को हम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसके लिए एक लॉ दिया गया था, तो इसको लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ध्यान देना, इस लॉ का इसका लॉ का स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट क्या ध्यान देना, तो बोला गया है ईच, यहाँ पे लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन स्टोर हाफ केटी एनर्जी, हाफ केटी एनर्जी। तो मॉलिक्यूल का ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी मॉलिक्यूल के बाद जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो बोला गया ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन स्टोर हाफ केटी एनर्जी। तो पॉइंट है ये हाफ केटी क्या होता है? तो याद देना टी होता है टेम्परेचर, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इन केल्विन स्केल। और जो के होता है, के बेसिकली होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक बार स्पेलिंग चेक करना इसका। और के का जो वैल्यू होता है, के बेसिकली होता है आर बाई एन ए। आर होता है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और एन ए होता है अवोगाड्रो नंबर, इसका रेशियो होता है के, ठीक है। तो के को बोला गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और के का जो वैल्यू होता है मैथमेटिकली क्या होता है? आर बाई एन ए। क्या होता है? आर बाई एन ए, ठीक है। तो आपके मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ केटी एनर्जी स्टोर होगा, हाफ केटी एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो यहाँ पे टर्म आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आप किसको बोलोगे? तो पहला फट आएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप लोग क्या समझते हो, तो इसको सीखेंगे पहले, ठीक है। तो अगर बोलते हैं कि इच फ्रीडम में अगर हाफ केटी एनर्जी होगा, तो अगर आपके मॉलिक्यूल में अगर एफ फ्रीडम है, अगर मॉलिक्यूल में आपका एफ फ्रीडम है, तो उसमें कितना एनर्जी होगा? तो इफ एक मॉलिक्यूल है एफ फ्रीडम, if molecule have एफ फ्रीडम, ठीक है, तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो एक फ्रीडम में अगर हाफ के टी है, तो एफ फ्रीडम क्या होगा? एफ टाइम्स हाफ के टी होगा, एफ टाइम्स हाफ के टी होगा। तो यहाँ पे एफ टाइम्स हाफ के टी लिखा हुआ है, एफ टाइम्स हाफ के टी। और ये पर मॉलिक्यूल, ये है पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का एनर्जी इतना होगा, ठीक है। तो एनर्जी लिख सकते हैं एफ टाइम्स हाफ के टी। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपको एक मोल का निकालना है, एक मोल का निकालना है, तो क्या करोगे आप? उसमें उसमें एन ए मल्टीप्लाई करोगे, यानी पर मॉलिक्यूल के वैल्यू में आप एन ए मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो यहाँ पे एन ए से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे जो जो हाफ के टी है, तो के को हम लिख सकते हैं आर बाई एन ए। यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे के टी, के को लिख दिया आर बाई एन ए। और यहाँ पे ये जो एन ए है और एन ए क्या है, कैंसिल कर जाएगा। ये दोनों एन कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू अल्टीमेट हो जाएगा एफ टाइम्स हाफ आर टी, एफ टाइम्स हाफ आर टी। यानी एक मोल का जो एनर्जी होगा का इंटरनल एनर्जी, उसको लिख सकते हो एफ टाइम्स हाफ आर टी। तो ये पर मोल हो गया। अगर आप एन मोल के लिए निकालो, आप अगर एन मोल के लिए निकालोगे तो क्या होगा? इस एक्सप्रेशन में आप एन से मल्टीप्लाई कर दो।
आप क्या करोगे, आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, n टाइम्स हाफ आर टी, ठीक। तो इतना काम कर लेना। अब ध्यान देना, यानी इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन n मोल के लिए क्या हो जाएगा, तो n इंटू एफ हाफ आर टी। अब जहाँ f टाइम्स हाफ, जो f टाइम्स हाफ आर होता है ना, f इंटू आर बाई टू जो होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में CV। आगे बताएंगे CV क्या होता है। तो इसलिए टर्म होता है CV। CV का फुल फॉर्म होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो F टाइम्स आर बाई टू के वैल्यू को बोला गया है CV। तो आप यहाँ पे F टाइम्स आर बाई टू जो यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है, इसके बदले आप CV पुट कर सकते हो, इसमें CV पुट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली हो जाएगा, जो जो U का वैल्यू होगा NFR/2T है, इसको लिख सकते हो NCBT। क्या लिख सकते हो, NCBT। अब ध्यान देना, आपके इस एक्सप्रेशन में मोल कांस्टेंट है क्योंकि सिस्टम क्लोज होता है, ठीक है। F डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट होगा, R भी कांस्टेंट है, तो सारा टर्म कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली चेंज क्या कर रहा है, बस टेम्परेचर चेंज कर रहा है। यानी आपका जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी में बस चेंज करने लायक क्या टर्म है, टेम्परेचर। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शन टू क्या होता है, टेम्परेचर। को किसके लिए, तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए, एन नॉन रिएक्टिव। तो आइडियल नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक, आइडियल गैस एंड नॉन रिएक्टिव, इसके लिए ट्रू है। तो अगर हम बोलते हैं कि इंटरनल प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा ओनली, कब होगा, जब सिस्टम ऑफ आइडियल गैस होगा और क्या होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, नॉन रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो याद है ना, तो U इक्वल टू क्या होगा, NCBT या फिर NFR/2T हो गया। अगर हम बात करते हैं डेल्टा U, यानी चेंज का बात करते हैं, चेंज, तो चेंज का जब बात करेंगे तो वह चेंज क्या होगा, चेंज होगा टेम्परेचर में। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, NFR/2 डेल्टा टी, या इसको आप लिख सकते हो NCB डेल्टा टी। क्या लिख सकते हो, NCB डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका फाइनाइट चेंज, ये हो गया आपका फाइनाइट चेंज। अगर हम इसमें से स्मॉल चेंज के बारे में बात करेंगे, इसमें अगर हम स्मॉल चेंज के बारे में बात करेंगे, तो स्मॉल चेंज और बात करते हैं DU है, तो DU में क्या होगा, NFR/DT। तो स्मॉल चेंज होगा, DU है, तो D अगर रहेगा तो यहाँ पर DT हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो NFR/2DT, या लिख सकते हो NCB/DT लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका इंटरनल एनर्जी का अलग अलग फॉर्म डेल्टा U का, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि अगर U प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली है, इसका मतलब डेल्टा U जो होगा या DU होगा, प्रोपोर्शन टू क्या होगा, डेल्टा T या DT। तो अगर मान लेते हैं कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी प्रोसेस में, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसमें होगा क्या, तो इसमें U भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो उसको बताया गया यहाँ पे कि अगर T कांस्टेंट होगा, ठीक, यानी प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल। तो dt क्या होगा, जीरो। तो du क्या होगा, जीरो होगा, यानी u क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपका इंटरनली में कोई चेंज ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। कब कब ट्रू है, तब सिस्टम फॉर आइडियल गैस सिस्टम एंड सिस्टम शुड बी नॉन रिएक्शनल, यानी ये कंडीशन होगा तभी ये ट्रू रहेगा। यानी ऊपर का जो भी इंफॉर्मेशन है, ट्रू होने के लिए सिस्टम में ये होना चाहिए, यानी सिस्टम का मोल कांस्टेंट होना चाहिए, यानी सिस्टम क्लोज होना चाहिए, प्लस सिस्टम आइडल होना चाहिए, प्लस क्या होगा, सिस्टम इज शुड मस्ट बी नॉन रिएक्शनल, यानी इसमें रिएक्शन ऑकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट इंटरनल एनर्जी। अब ध्यान देना, ऊपर वाले टर्म में आप लोग एक टर्म पढ़ो एफ को बोले क्या बोले, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आपको जानना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आखिर होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल वर्ड्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है ना कि कितने तरीके से आपका मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, कितने तरीके से आपका मॉलिक्यूल एनर्जी को स्टोर कर सकता है, ठीक। तो ये बताया हो आपको। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज टू स्टोर एनर्जी। तो जितना पॉसिबल तरीका होगा जिसमें एनर्जी स्टोर हो सकता है, उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको बोलते हैं उसका उस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ध्यान देना, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है मॉलिक्यूल के टाइप पे डिपेंड करता है, या मॉलिक्यूल के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं मोनोटोमिक गैस का,
अब अगर हम बात करते हैं मोनोटोमिक गैस का जिसमें सिंगल एटम है, तो सिंगल एटम क्या होता है, पॉइंट होता है। क्या होता है, पॉइंट होता है। तो ध्यान देना, अगर हम कोई सिंगल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो सिंगल पॉइंट कभी भी रोटेट नहीं करता है, कभी क्या होगा, रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि मोनोटोमिक गैस में अगर बात करते हैं, देखो अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं तो एनर्जी स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब ध्यान देना, जब हम एनर्जी यानी अल्टीमेटली हम जब भी एनर्जी का बात कर रहे हैं किसी का, तो एनर्जी स्टोर जो हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो हमेशा हो रहा है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन। जो काइनेटिक एनर्जी का अलग अलग टर्म्स पॉसिबल है, मतलब डिफरेंट तरीके का काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है। क्या क्या पॉसिबल है, तो आपका जो मोशन है, अलग अलग मोशन पॉसिबल है। तो ध्यान देना, समटाइम मोशन होता है प्योरली ट्रांसलेशन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके कारण जो एनर्जी स्टोर होगा उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी आपका पार्टिकल क्या हो, रोटेट करता है, तो रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसके कारण एनर्जी स्टोर होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी पार्टिकल का वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, आपके पास स्टोर होगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ध्यान देना, हमारे सिलेबस में जो है ना, हमारे सिलेबस में क्या है कि वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन जो ऑकर करता है ना, वो होता है वेरी हाई टेम्परेचर पे। इट ऑकर वाइब्रेशन इट ऑकर एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो हम लोग के लिए, हम लोग को जनरली क्या होता है, इसको हम नेगलेक्ट कर चलते हैं, ठीक है। तो वी डू नॉट इंक्लूड, तो इसको आप नोट कर लें इस चीज को, वी डू नॉट इंक्लूड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए। अनटिल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन में दिया नहीं रहे कि इसको इंक्लूड करना है, तब तक इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको इंक्लूड कब करोगे, तो अगर स्पेसिफिकली बोला जाए, अगर आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाए कि बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टडी कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट होगा, तो यार इसको वाइब्रेशन को कब इंक्लूड करोगे आप अपने अपने स्टडी में, तो ध्यान देना, इंक्लूड वाइब्रेशन एनर्जी अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा आइदर कि इंक्लूड, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऊपर लिख दो, व्हेन वी कैन इंक्लूड वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी। तो आपका क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा, या तो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि हाई टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं, मतलब लिखा रहे कि हम लोग हाई टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, यानी मेरा क्वेश्चन, यानी मेरे सिस्टम का टेम्परेचर वेरी हाई है, तो उस केस में हम सोच सकते हैं कि इंक्लूड करना है। या फिर क्वेश्चन मेंशन क्या रहे कि इंक्लूड वाइब्रेशनल फ्रीडम और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर एक क्वेश्चन में लिखा रहे तो इंक्लूड करोगे, नहीं तो इंक्लूड नहीं करना है।
और कुछ नहीं बोला जाए क्वेश्चन में, नहीं हाई टेम्परेचर का मेंशन किया जाए और नहीं वाइब्रेशन फ्रीडम पे कुछ बोला जाए, तो उस केस में आप वाइब्रेशन को इग्नोर कर देना है, उसको आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो आपका मैं बता रहा हूँ अभी तक जे एडवांस में, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, कहीं भी ऐसा कभी आया ही नहीं क्वेश्चन है कि हमको वाइब्रेशन को लेना पड़े। एक बार केमिस्ट्री के जे एडवांस के क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हाई टेम्परेचर, तो वहां पे हमको डालना था, तो एक बार है वो क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन नॉर्मली अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है चाहे केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में, वाइब्रेशन आपसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग वाइब्रेशन को दिमाग में मत सोचना। ठीक, अब ध्यान देना। तो हम बात कर रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर गैस टाइप मोनोटोमिक होगा तो क्या होगा। अगर गैस टाइप मोनोटोमिक होगा तो क्या होगा, तो ध्यान देना कि अगर मोनोटोमिक गैस ट्रांसलेशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेशन करने का मतलब क्या होता है कि मोनोटोमिक, देखो एक मोनोटोमिक गैस एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट जो होता है, पॉइंट कभी रोटेट नहीं करता है, यानी मोनोटोमिक गैस का रोटेशनल फ्रीडम होगा जीरो, यानी रोटेशन में कहीं भी इसमें एनर्जी स्टोर नहीं होगा, कभी एनर्जी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट कभी रोटेट नहीं करता है। अगर मानते हैं कोई बोला कि पॉइंट को रोटेट हम करवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पॉइंट को रोटेट करते हो तो आप ये ध्यान देना कि जो रोटेशन का, अगर बात करते हैं रोटेशन का, तो एक चीज ध्यान देना, हम बात करें ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आई क्या होता है, तो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोग पढ़े होगा शायद फिजिक्स में, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अगर मेरा टाइप है पहला टाइप है, यानी गैस टाइप अगर मोनोटोमिक होगा, तो मोनोटोमिक ध्यान देना, मोनोटोमिक में अगर हम जब भी बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन का, तो यार गैस टाइप कुछ भी हो, ट्रांसलेशन तो पक्का होगा। तो ट्रांसलेशन में ध्यान देना, ट्रांसलेशन में कोई भी वेलोसिटी जो होता है 3D में, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होगा, कुछ वाई कंपोनेंट होगा और कुछ जेड कंपोनेंट होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल 3D में 3 इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और जेड के लॉन्ग। तो ध्यान देना, जब भी कोई ट्रांसलेशन मोशन करता है पार्टिकल, तो उसका काइनेटिक एनर्जी 3 पार्ट में बढ़ सकता है, यानी उसका 3 फ्रीडम होता है जिसको ऑप्ट कर सकता है 3D में। तो ट्रांसलेशन में हमेशा ध्यान देना, आपका जो डिग्री फ्रीडम ट्रांसलेशन का होता है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन, तो फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल फ्रीडम जो होता है, इसका वैल्यू हमेशा 3 होगा, यानी पार्टिकल एक्स के लॉन्ग मूव कर सकता है, वाई के लॉन्ग मूव कर सकता है, जेड के लॉन्ग मूव कर सकता है, यानी 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है और मूवमेंट करे। तो इसका मतलब जब भी हम बोलेंगे कोई पार्टिकल ट्रांसलेशन कर रहा है, इसका मतलब उसका फ्रीडम कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 3 हो जाएगा, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अगर बात करते हैं गैस टाइप मोनोटोमिक है, तो एक पॉइंट पार्टिकल को तुम्हारे उस एक्सिस के ऊपर अगर घुमाओगे, तो इसका एक्सिस पास करके उसके पार्टिकल से पास कर जाएगा। तो हम ग्रीन कलर से एक्सिस बना रहे हैं और रेड कलर से पॉइंट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट अगर घूमेगा तो इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका आई क्या होगा, आई होगा 0, यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। यानी इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट पार्टिकल है, पॉइंट पार्टिकल अगर रोटेट करेगा भी तो अपने एक्सिस के अबाउट, तो उस एक्सिस के अबाउट का उसका एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। इसका मतलब पार्टिकल एनर्जी को स्टोर करेगा 0, क्या करेगा, 0 स्टोर करेगा, क्या करेगा, 0 स्टोर करेगा। ठीक है, सिमिलरली में बात कर रहे हैं, सिमिलरली में बात कर रहे हैं ना, तो ये हो गया आपका। तो अल्टीमेटली ध्यान देना, अब अगर बात करते हैं मोनोटोमिक पे, तो मोनोटोमिक देखोगे तो ट्रांसलेशन के कारण 3 फ्रीडम आ रहा है, तो ट्रांसलेशन 3 फ्रीडम, अगर रोटेशन में कोई भी एनर्जी स्टोर तो करेगा नहीं, तो जब तक एनर्जी स्टोर नहीं होगा हम फ्रीडम को काउंट नहीं करेंगे, जब तक एनर्जी स्टोर नहीं होगा हम फ्रीडम को काउंट नहीं करेंगे, तो रोटेशन फ्रीडम क्या हो, 0 हो जाएगा। तो मोनोटोमिक गैस का टोटल फ्रीडम क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा 3 हो जाएगा, ट्रांसलेशन रोटेशन 0 3 हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डायटोमिक गैस का, अगर हम बात करते हैं डायटोमिक गैस का, तो डायटोमिक गैस का फ्रीडम होता है 5, मोनोटोमिक का फ्रीडम 3 हो गया, डायटोमिक का होता है 5 क्यों होता है ध्यान देना,
तो डायटोमिक गैस जो होता है उसको समझो आप ध्यान से कैसे होता है। तो डायटोमिक गैस ऐसा कुछ होगा। तो डायटोमिक गैस को आप ऐसा सोच सकते हो कि दो एटम है, दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको डंबल शेप का मान सकते हो। ठीक है, तो डायटोमिक गैस ऐसा कुछ होने वाला है। अब ध्यान देना, डायटोमिक गैस अगर ट्रांसलेशनल करेगा यानी ट्रांसलेट करने वाला है, तो उस केस में फ्रीडम कितना होगा तो वो बता चुके हैं। कोई कोई भी पार्टिकल कैसा भी हो, अगर ट्रांसलेशन अगर आप निकाल रहे फ्रीडम, तो उसके कारण क्या फ्रीडम क्या होती होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन, तो फ्रीडम 3 होगा। बात करते हैं रोटेशन का, बात करते हैं रोटेशन। तो रोटेशनल मोशन अगर देखोगे तो ध्यान देना, इसको हम बनाने की कोशिश किए हैं, तो ध्यान देना आपके सामने एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं। किसी पॉइंट को लेके मान लेते एक पॉइंट है जिसके ऊपर मेरे पास 3 एक्सिस है, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, जेड मान सकते हो। ठीक है, अगर इस एक्सिस के बाद अगर मानते हैं कि आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से प्लेस किया हुआ है कि इसका अलोंग द एक्स प्लेस किया हुआ, तो इसका एक एटम यहाँ पे होगा और एक एटम यहाँ पे होगा और बीच में बॉन्ड बना हुआ होगा। तो ध्यान देना, तो ये हो गया आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब इस पर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो जेड अगर मान लेते हैं कि अब जेड अगर अगर आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा है, तो पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट्स हम 3 एक्सिस पास कर सकते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग। तो अगर मान लेते हैं कि जेड को एक्सिस मानेंगे तो रोटेशन ऐसा होगा, तो जो रोटेशन ऐसा होगा तो जेड के लॉन्ग जो एनर्जी स्टोर होगा तो क्या होगा, हाफ आई अलोंग जेड ओमेगा स्क्वायर, ये होगा काइनेटिक एनर्जी अलोंग द जेड। ठीक है, अगर आपका अलोंग द वाई होता है तो वाई के लॉन्ग अगर होगा तो वाई के लॉन्ग एक्सिस आपको दिख रहा है, तो वाई के लॉन्ग अगर मूवमेंट मान लेते हैं, इस तरह से मूवमेंट मान लेते हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी वाई के लॉन्ग जो स्टोर होगा रोटेशन में क्या होगा, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और हम बात करें एक्स के लॉन्ग, तो ध्यान देना जो एक्स के लॉन्ग हम मूव कर रहे हैं, तो अगर ऐसे घूमेगा एक्स के लॉन्ग, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी एक्स के लॉन्ग होने वाला है क्या होगा, तो हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना जो आई एक्स है, आई एक्स का वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि आई एक्स में जो पार्टिकल का मास है वो एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो आप लोग पढ़े हो कि अगर पार्टिकल एक्सिस पर लाई करेगा तो उसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 0 होता है, क्योंकि अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर करके आप ऐड करते हो ना, समेशन ऑफ दिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी को बोलते हो। तो सारा मास अगर एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका एम आर स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा। तो एम आर स्क्वायर 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका गाड़ी यानी ये जो के ये इसका बात कर रहे हैं यानी अलोंग द एक्स जो बात कर रहे हैं उस पर वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई एक्स 0 है। इसका मतलब बोलना क्या चाह रहा है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेशन में 3 तरीके से रोटेट कर सकता है, पर 3 तरीके से रोटेशन में तीनों में एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, एनर्जी स्टोर बस 2 ही में हो रहा है, एनर्जी स्टोर बस 2 ही में हो रहा है। इसका मतलब हम जो रोटेशन फ्रीडम का बात करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू होगा 2 होगा बस। तो रोटेशन में बस दो ही वैल्यू होगा फ्रीडम का, 3 नहीं होगा, क्योंकि थर्ड जो वैल्यू है उसमें आपका एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है, उसमें आपका एनर्जी स्टोर नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे 3 इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन में, और रोटेशन में 2 बोलेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा, तो ओवरऑल फ्रीडम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायटोमिक में कितना होगा फ्रीडम बच्चे लोग, तो 5 हो चुका है। ट्रांसलेशन 3, रोटेशन से 2। अगर बात करते हैं लोग पॉलीटोमिक गैस का, तो पॉलीटोमिक गैस में दो टाइप पॉसिबल है। एक है लीनियर एग्जाम्पल क्या होगा, CO2। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होगा उसका नेचर हो जाएगा डायटोमिक की तरह, ट्रांसलेशन में 3 हो जाएगा और रोटेशन में 2 ही रहेगा सेम तरीके से। क्योंकि लीनियर अगर मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो जो एक्सिस उसके लाइन से उसके से क्रॉस करेगा लाइन से, उसके बाद आई हो जाएगा 0। तो अगर आई 0 हो जाएगा तो फ्रीडम क्या होगा, तो फ्रीडम हो जाएगा
ठीक है, तो फ्रीडम हो जाएगा 2। तो ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल, ठीक, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, नॉन, अगर मान लेते हैं कि पॉलिटोमी गैस है और नॉन कॉलिनियर है, नॉन क्या है, नॉन कॉलिनियर है, तो नॉन कॉलिनियर मतलब सॉरी नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर होगा तो क्या होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब उसमें रोटेशन में 3 फ्रीडम होगा, यानी उसका तीनों रोटेशनल मोशन में, यानी तीनों एक्सिस के अबाउट आपका कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा। तो इसका ट्रांसलेशन वैल्यू 3 होगा और रोटेशन वैल्यू भी क्या होगा, 3 होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मोनोटोमिक एफ क्या होता है, 3 होता है, डायटोमिक एफ क्या होगा, 5 होगा। पॉलिटोमिक गैस अगर लीनियर होगा, लीनियर होगा तो उसके लिए आप 5 बोल दोगे। ठीक है, और इसके लिए अगर नॉन लीनियर होगा तो उसको 6 बोल देना। इस प्रोसेस में हम लोग वाइब्रेशन को इंक्लूड नहीं किए हैं, वाइब्रेशन फ्रीडम को इंक्लूड नहीं किए हैं। कभी कभी अगर अगर हाई टेम्परेचर मेंशन क्या रहेगा, तो वाइब्रेशन को आपको इंक्लूड करना है, और वाइब्रेशन इंक्लूड करने के कारण क्या होगा, आप अब 1 फ्रीडम को ऐड कर दोगे, एक फ्रीडम एक्स्ट्रा आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन फ्रीडम क्या होता है, उसके लिए 1 ऐड कर देना। या इसमें और क्या होगा इसको लोग आगे देखेंगे, बट जनरली क्या होता है इसमें फ्रीडम आप एक, आप इसके लिए 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दिखाता रहा हूँ जिसमें पूछा गया था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वाइब्रेशन कब लेना होता है। एक सेकेंड, तो देखना क्वेश्चन नंबर, आप एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 67। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि सीबी ऑफ हीलियम इज 3/2 ऑलवेज। ठीक है, तो सिंगल जहाँ आप ध्यान देना कि जो मोनोटोमिक पार्टिकल होता है ना, मोनोटोमिक गैस होता है, उसमें बस ट्रांसलेशन होगा, उसमें रोटेशन वाइब्रेशन कभी नहीं होता है। एक सिंगल एटम का पार्टिकल कभी वाइब्रेट नहीं करेगा, कभी रोटेट नहीं करेगा। तो हीलियम क्या होता है, मोनोटोमिक गैस होता है। तो आप लोग पढ़े हो ना, सीबी क्या होता है, सीबी क्या होता है जी, एफ टाइम 4/2 होता है। तो अगर हम हीलियम का बात करेंगे तो हीलियम के लिए एफ क्या होगा, 3 होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हीलियम के लिए। और बात करते हैं हाइड्रोजन का, था हाइड्रोजन कैसा मॉलिक्यूल होता है, डायटोमिक। तो डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होगा, तो ध्यान देना, तो अगर अगर टेम्परेचर बहुत लो होता है ना, बहुत लो टेम्परेचर पे अगर चले जाओगे, तो उस केस में रोटेशन नहीं होता है, ओनली वाइब्रेशन होगा। तो डायटोमिक पार्टिकल ओनली वाइब्रेट, सॉरी, उस केस में ओनली होगा ट्रांसलेशन। अगर टेम्परेचर बहुत लो होगा तो ओनली होगा आपका ट्रांसलेशन। तो यानी इसके लिए अगर लो टेम्परेचर होगा तो आपका सिर्फ किस फ्रीडम को आप इंक्लूड करोगे, तो आप इंक्लूड करोगे सिर्फ ट्रांसलेशन फ्रीडम को। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वेरी लो आपको लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 3, यानी उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन लेना है। और थोड़ा सा जो मॉडरेट कंडीशंस होता है उसमें क्या होता है, जो एफ है उसके अंदर क्या होगा, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों लोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/2 आर हो जाएगा। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो उसका वैल्यू 5/2 से आर से ज़्यादा, 5/2 आर से ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर लोगे तो हाई टेम्परेचर में कहीं ना कहीं आपको फ्रीडम में ट्रांसलेशन रोटेशन के साथ साथ और भी क्या इंक्लूड होगा, वाइब्रेशन में इंक्लूड होगा। क्योंकि डायटोमिक पार्टिकल है, तो डायटोमिक पार्टिकल वाइब्रेट कर सकता है, अपने मीन पोजीशन का वर्ड क्या हो सकता है, उसमें वाइब्रेशन हो सकता है। जस्ट लाइक स्प्रिंग, स्प्रिंग का होता है 2 मास अगर स्प्रिंग में अटैच कर दो तो अपने मीन पोजीशन का वर्ड क्या होगा, उसमें टू एंड फ्रो मोशन पॉसिबल है। सिमिलरली क्या होगा, डायटोमिक पार्टिकल भी उस पॉइंट के वर्ड क्या होगा, वाइब्रेट कर सकता है।
तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ था, तो यही एक क्वेश्चन मैं देखा हूँ जहाँ पे वाइब्रेशन का टर्म का यूज किया गया है, बाकी कहीं भी वाइब्रेशन का टर्म का कहीं भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, यानी वाइब्रेशन कब लेना है कब नहीं लेना, कोई क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्वेश्चन में आ जाएगा कि लेना है कि नहीं लेना है, आप ऐसे अवॉइड करोगे, वाइब्रेशन को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चों लोग आप लोग का डिग्री फ्रीडम समझ में आ चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं लोग प्रोसेस पे। मान लेते हैं कि आप सिस्टम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट 2 1 से 2 पे जाने के लिए आपके पास इनफाइनाइट प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस कितना पॉसिबल है, तो आप बोलोगे कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे जाने के लिए मेरे पास इनफाइनाइट प्रोसेस पॉसिबल है या फिर इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है। पाथ बोले या प्रोसेस बोले, बात सेम ही है। ठीक है, तो आपके पास 1 से 2 जाने के लिए इनफाइनाइट प्रोसेस पॉसिबल है, और हर प्रोसेस को करने का दो तरीका है, एक है स्लो और एक है फास्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको हर हर प्रोसेस को करने का दो तरीका आपके पास है, एक है स्लो, एक है फास्ट। जो स्लो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सल रिवर्सल प्रोसेस, जो फास्ट होता है उसको बोलते हैं इरिवर्सल प्रोसेस। ठीक है, स्लो को समटाइम बोलते हैं हम क्वाजी स्टैटिक, और फास्ट को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा ना, मान लो ऐसा लिखा रहेगा, आपको हम बता चुके हैं कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो, तो एक और हिंट आपको समझ में आ सकता है, क्या होगा, तो हम बोलें कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, तो आपका सराउंडिंग का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ सराउंडिंग जो होता है, या जो प्रेशर ऑफ सराउंडिंग होता है, वो होता है कांस्टेंट। यानी जो प्रोसेस बहुत और फास्ट होगा, तो सराउंडिंग को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं तुम बैलून को बहुत तेजी रैपिडली तुम बैलून को एक्सपैंड कर रहा है, तो बहुत रैपिडली एक्सपैंड करेगा, तो बाहर का जो प्रेशर सराउंडिंग का प्रेशर है उसको अपने अपने आप को एडजस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, यानी ये रहेगा कांस्टेंट रहेगा। आपका सिस्टम का प्रेशर चेंज हो रहा है, आपका सिस्टम का प्रेशर चेंज होगा, बस सराउंडिंग का प्रेशर चेंज नहीं होगा। कब, अगर प्रोसेस फास्ट होगा तो कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखे आपको, कभी क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट है और सिस्टम का प्रेशर चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ऐसा लिख रहा होगा कि सराउंडिंग का प्रेशर, आपका एक्सपेंशन हो रहा है और सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट है, अगर ऐसा लिखे तो उस केस में समझ जाना कि प्रोसेस फास्ट हुआ है या प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, जो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा वो आइसोबेरिक होगा, आइसोबेरिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो ये आपको क्वेश्चन में पकड़ना, ये क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए कि कब हमको बोलना है, कब नहीं बोलना है। इसका इस बात को समझाने के लिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दिखाता हूँ एनसीईआरटी का। जब तक आप प्रोसेस नहीं पहचानोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ध्यान देना, आपके सामने एनसीईआरटी का मैं पीडीएफ फाइल में शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। जब वहाँ पे यहाँ पे एक सेकंड वेट करना आप लोग। ठीक है, आप यहाँ देखो, इस क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ सबको समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6.2 देखो ध्यान से। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो दो लीटर
आइडियल गैस है जो 10 एटम प्रेशर पे एक्सपेंड करता है वैक्यूम में, ठीक है। आइसोथर्मली लिखा हुआ है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है प्रोसेस में, until its total volume is 10 लीटर and how much heat is absorbed and how much work is done। तो ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब इसी का 6.2 का ही क्वेश्चन को बोला गया कि अगर सेम एक्सपेंशन ऑकर करेगा बट दिस टाइम अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो देखो सिस्टम का प्रेशर जो है उसमें चेंजेस हो रहा है, क्योंकि पहले 2 लीटर से अगर 10 लीटर जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, बट बोला है कि बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। यानी सिस्टम में अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर घटेगा, ठीक है, वॉल्यूम बड़ा हो रहा है तो। यानी अगर एक टर्म लिखा हुआ कि बाहर में अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब डायरेक्टली सोच सकते हो कि प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। यानी जैसे क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका बाहर का प्रेशर कांस्टेंट रहे, यानी बाहर के सराउंडिंग को आपके साथ एडजस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप फास्ट मूव कर रहे हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखो, सेम 6.2 को अगले पार्ट में यहाँ दिया हुआ है कि कंसीडर सेम एक्सपेंशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। इसका मतलब क्या है कि जब सिस्टम मूव करेगा स्लो स्लो तो सराउंडिंग उसके साथ साथ एडजस्ट करेगा, तो ये इसमें क्या होगा, हर पॉइंट पे सिस्टम का प्रेशर और सराउंडिंग का प्रेशर क्या होगा, सेम रहेगा एवरी पॉइंट पे। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रेशर के अकॉर्डिंग सराउंडिंग का प्रेशर भी चेंज करेगा, बट जो 6.3 है उसमें जो दिया हुआ है तो उसमें मेंशन कर दिया है कि सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि आप मूव कर रहे हो फास्ट, यानी अगर ऐसा कुछ लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में रहता है, यानी आप एज्यूम करोगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस पे दिया हुआ है, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस पे दिया हुआ है, तो ये कुछ हिंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम्म, अब ध्यान देना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया कि कब कैसे हम बोलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सोचेंगे। तो अगर फास्ट लिखा हो, रिवर्सल लिखा हो, या फिर लिखा हो कि प्रेशर ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट है, तो ये सारा का सारा टर्म कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है कि हम मूव कर रहे हैं, यानी मेरा जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या होगा, रिवर्सल होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल प्रोसेस, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवर्सल प्रोसेस, तो हम लोग हमेशा रिवर्सल पर फोकस करते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट रिवर्सल प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या क्या हो सकता है रिवर्सिबल का, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। इसके अलावा भी प्रोसेस होता है, आपको मैं बता चुका हूँ ना कि प्रोसेस होगा इनफाइनाइट, उस इनफाइनाइट प्रोसेस में से कुछ प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम निकाल के दिखा दिया आपको, ठीक। अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले तो हम मुझे प्रूफ आपको मैं प्रूफ करना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान देना। तो उससे पहले एक टर्म सीखेंगे, आप लोग पढ़ चुके हुए फिजिक्स में, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है जी, इसका स्टेटमेंट होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, इन सारे फोर्सेस के थ्रू जो काम करोगे इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा फोर्स लेंगे, तो आप बोलोगे सारा फोर्स, चाहे फोर्स इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सारा फोर्स इसमें आएगा। यानी जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स से मतलब सारा फोर्स जो काम करेगा सारे का सम क्या होगा, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब इसका यूज क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। इसका यूज हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो मैं बोल चुका हूँ कि केमिस्ट्री में जो एजेंट होता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं, एजेंट मतलब सिस्टम, और फील्ड का मतलब सराउंडिंग, यानी फेज में जो वर्ड होता है एजेंट, उसके लिए केमिस्ट्री में वर्ड मैं यूज करूंगा सिस्टम, और फील्ड जो वर्ड यूज करता हूँ फेज में उसके लिए मैं यूज करूंगा सराउंडिंग, ठीक है। अब हम बात करें वार्डन पे, बात करें वार्डन पे, तो आप ध्यान देना, हम लोग जब बात की थी क्यू डेल्टा यू एंड वर्क, इसको हमको निकालना था अलग अलग पे, तो डेल्टा यू निकालना हम सीख चुके हैं, अब वर्क निकालना सीखेंगे, हम वर्क निकालना सीखेंगे। तो डेल्टा यू निकालना आपको आ चुका है, इसलिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। डेल्टा यू के लिए फॉर्मूला क्या आप सीखे हो जी, एन सी वी डी टी, और सी वी के लिए क्या लिख सकते होते हैं, एन एफ टाइम्स आर बाई टू डी टी, ठीक है।
ये रहेगा आपका डेल्टा यू का टर्म, तो ये रहेगा डेल्टा यू का टर्म। अब ध्यान देना, तो जब बात करते हैं वर्क का, तो वर्क यार, वर्क दो दो प्रोसेस में सीखना है। अगर रिवर्सल प्रोसेस होगा तो वर्क कैसे निकालेंगे हम, और प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होगा तो वर्क कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, चूंकि रिवर्सल प्रोसेस में होता क्या है कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग का फोर्स क्या होता है, बैलेंस होता है, दोनों फोर्स बराबर होता है, यानी इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो अगर अगर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स नेट क्या होगा, इक्वल टू जीरो मान सकते हो आप लोग। तो रिवर्सल प्रोसेस में आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपका पार्टिकल बहुत स्लो मूव कर रहा है। हम क्या बोले, रिवर्सल प्रोसेस का एग्जांपल कल बताया था ना कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जाने में उसको 10 साल लग गया, यानी 1 मीटर मूव करने में, 1 सेंटीमीटर मूव करने में 10 साल लग गया। तो मोशन तो हो रहा है, लेकिन मोशन इतना स्लो हो रहा है, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, उसका जो वेलोसिटी है हर पॉइंट पर आपको जीरो दिखेगा। वेलोसिटी हर पॉइंट जीरो दिखेगा तो आपको जो काइनेटिक एनर्जी है उसको आपको जीरो दिखेगा हर पॉइंट पे। आपको जब काइनेटिक एनर्जी जीरो दिखेगा, इसका मतलब क्या होगा, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो दिखेगा आपको। तो रिवर्सल प्रोसेस में हर चीज आपको जीरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, इसका मतलब जो होगा, अगर अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करते हो तो सारे फोर्स का वर्क डन भी जीरो होगा। तो यहाँ पे दो ही फोर्स है, एक सिस्टम का, एक सराउंडिंग का। तो वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन बाय सराउंडिंग, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब जो सिस्टम का वर्क होगा, डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वर्क, डी यहाँ पे वर्ड यूज किया, डी वर्क, डब्ल्यू मतलब वर्क, और डी आगे लगा देना, लगाने का मतलब क्या होता है, स्मॉल वर्क। क्या होता है, स्मॉल वर्क। ठीक है, तो छोटे वर्क के लिए हम डी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और एक फाइनाइट फाइनाइट वर्क के लिए हम डब्ल्यू यूज करेंगे। तो डी डब्ल्यू ऑफ सिस्टम प्लस डी डब्ल्यू सराउंडिंग इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब क्या है, जो सिस्टम का वर्क हुआ है और जो सराउंडिंग का वर्क हुआ है, दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। यानी क्या होगा, जितना सिस्टम वर्क पॉजिटिव करेगा उतना ही सराउंडिंग वर्क नेगेटिव करेगा, या वैसी वर्सा। जितना सराउंडिंग पॉजिटिव करेगा उतना ही सिस्टम क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। तो किसी एक का वर्क आपको पता चलेगा तो दूसरे का वर्क अपने आप बता पाओगे। यानी आप जो रिवर्सल प्रोसेस होता है उसमें अगर आपको सिस्टम का वर्क पता है तो सराउंडिंग का वर्क क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी सिस्टम का वर्क अगर +5 होगा तो सराउंडिंग क्या होगा, -5 होगा। सिस्टम अगर -50 होगा तो सराउंडिंग होगा +50। ठीक है, तो किसी एक का वर्क पता है तो दूसरे का वर्क आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। ये होगा किसके लिए, ये हो गया आपका रिवर्सिबल के लिए, ये हो गया आपका रिवर्सिबल के लिए। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि हम लोग एक गैसेस सिस्टम से डील करते हैं। तो गैसेस सिस्टम अगर डील कर रहे हैं तो आपके सामने एक पिस्टन है। ठीक है, तो पिस्टन जो है, पिस्टन का बाउंड्री पॉइंट्स ऊपर में है, और ए इसका जो ए एंड है फिक्स है, इसको फिक्स कर दें, मूव नहीं कर सकता है। बीच में क्या, बीच में एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है, जो मूव कर सकता है, जो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी अंदर में फोर्स लग रहा है जिसको बाहर मूव धकेल रहा है। तो ए डीएक्स मूव किया है। ठीक है, डीएक्स मूव किया है, तो अंदर में जो गैस होगा उसका अपना कुछ फोर्स होगा, उसका कुछ अपना प्रेशर होगा। तो उसके लिए हम यूज किए हैं एफ, फोर्स ऑफ सिस्टम, या फिर प्रेशर ऑफ सिस्टम यूज किए हैं। और बाहर से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा उसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम फोर्स ऑफ सराउंडिंग, एफ यू एस यू या पी एस यू। ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि एक स्मॉल स्पेस में अगर डीएक्स हो रहा है तो सिस्टम का वर्क निकालेंगे। तो सिस्टम का फोर्स क्या है जी, तो सिस्टम का फोर्स है एफ सिस्टम, और तो हम लोग वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस। तो सिस्टम का जो फोर्स है उसको एफ सिस्टम बोल सकते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स हुआ है तो उसको हम एफ सिस्टम डीएस लिख सकते हैं। ठीक है, और यही होगा चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है सिस्टम का वो इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा, कॉस जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वर्क ऑफ सिस्टम। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं इसका एरिया, जो पिस्टन है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन का बात कर रहे हैं, यानी इस एरिया का बात कर रहे हैं, जो रेड का एरिया मार्क कर रहे हैं। तो जो एरिया है, इस एरिया को हम ए बोल दे रहे हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन अगर ए है तो ए इंटू डी एक्स, ये जो आपको वॉल्यूम दे रहा है छोटा सा,
यहाँ एक वॉल्यूम दिख रहा होगा, इस वॉल्यूम को हम डी बोल सकते हैं, डीवी। छोटा जो एरिया कवर किया है डीवी है, तो डीवी का वैल्यू क्या होगा, ए इंटू डी एक्स होगा, ए इंटू डी एक्स होगा। तो अगर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिस्टम के फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हैं और एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सिस्टम का फोर्स ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई एरिया क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ सिस्टम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ सिस्टम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या एडीएस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एडीएस हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो जो इसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो जो जो एफ फोर्स ऑफ सिस्टम बाई एरिया क्या होगा, प्रेशर ऑफ सिस्टम, और एडीएस क्या होगा, एडीएस क्या होगा, तो एडीएस हो जाएगा छोटा सा वॉल्यूम डीवी, तो वॉल्यूम चेंज ऑफ सिस्टम, तो डीवी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो ये हो जाएगा आपका वर्क ऑफ सिस्टम, यानी वर्क ऑफ सिस्टम निकालने का एक और तरीका पता चलेगा, तो प्रेशर ऑफ सिस्टम इंटू डीवी, प्रेशर ऑफ सिस्टम इंटू डीवी। यहाँ पे प्रेशर ऑफ सिस्टम है, डीवी क्या है, तो डीवी है आपका चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये हो गया आपका वर्क ऑफ सिस्टम। तो वर्क ऑफ सिस्टम निकालने का एक तरीका हो गया। तो स्मॉल वर्क के लिए क्या होगा, तो स्मॉल वर्क ऑफ सिस्टम के लिए हो गया पी डीवी, पी सिस्टम डीवी, ये हो गया डीडब्ल्यू के लिए, किसका, सिस्टम के लिए। अगर आप पूरा वर्क निकालना सिस्टम का, तो क्या करोगे, जो स्मॉल वर्क है उसको इंटीग्रेट कर दोगे, स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करोगे, यानी क्या करोगे, पूरा वर्क निकालने का तरीका क्या होगा, जो स्मॉल वर्क होता है पी डीवी, तो पी डीवी, पी किसका हो, सिस्टम का, इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको पूरा वर्क निकल जाएगा। ये होता है वर्क का मैथमेटिकल तरीका, ठीक है। तो वर्क के लिए एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक, किसे निकालने हैं, इस सिस्टम के काम के लिए निकाले हैं, सिस्टम के काम के लिए निकाले हैं, ठीक। तो सिस्टम के लिए क्या हो गया, तो सिस्टम के लिए वर्क हो गया पी डीवी, इसमें पी क्या है, तो पी ऑफ सिस्टम है, और डीबी क्या है, डीबी है वॉल्यूम चेंज ऑफ सिस्टम, डीबी क्या है, वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम, ठीक, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर हम इसको निकाल रहे हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, कुछ तो बोले हमको सराउंडिंग के लिए बताओ क्या करेंगे, ठीक है, यानी सराउंडिंग काम क्या कर रहा है हमको बताओ। तो ध्यान देना, अगर हम सराउंडिंग के लिए बात करें, तो सराउंडिंग का फोर्स क्या है, एफ सराउंडिंग है। अब ध्यान देना, जब सिस्टम सराउंडिंग की हम बात करें, तो सिस्टम छोटा होता है, सिस्टम को स्टडी करना आसान होता है, और सराउंडिंग को स्टडी करना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मेरा सारा फोकस किस पे होता है, सिस्टम पे। तो हमको अगर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हो, तो पूरे सराउंडिंग का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना मुश्किल हो मेरे लिए, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का लेके चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, सिस्टम का लेके चलते हैं, यानी जो वॉल्यूम चेंज निकालेंगे, तो वॉल्यूम चेंज सिस्टम का ही निकालेंगे, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़ा है, आपको पता है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर बनता है यूनिवर्स। तो सिस्टम छोटा होगा तो सराउंडिंग क्या बहुत बड़ा लार्ज होगा। तो अगर हमको वॉल्यूम चेंज निकालना है, तो आसान कहाँ हुआ निकालना, सिस्टम का। तो हम क्या करते हैं, जो सराउंडिंग का वर्क निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे या फिर वॉल्यूम चेंज यूज करेंगे, वो होगा सिस्टम का यूज होगा, वो होगा सिस्टम का यूज होगा, तो ये चीज आप ध्यान देना। तो अगर हम सराउंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो सराउंडिंग ध्यान देना, एक सेकंड। तो सराउंडिंग में बात करो बच्चे लोग, तो ध्यान ना, आप ले लियो फोर्स सराउंडिंग का, फोर्स ले लिया सराउंडिंग का, आप डिस्प्लेसमेंट किसका ले रहे हो, आप सिस्टम का ले रहे हो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सिस्टम एक्सपैंड करेगा, सिस्टम एक्सपैंड करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में आना चाहिए कि सिस्टम अगर एक्सपैंड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सराउंडिंग के उल्टा में होगा, सराउंडिंग के फोर्स के उल्टे में जाएगा, यानी दोनों में एंगल कितना होगा, 180 होगा। ये हो गया इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अब ध्यान देना, सेकंड केस ध्यान दोगे कि अगर आपका सिस्टम कॉम्प्रेस हो रहा है, सिस्टम अगर कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है, तो सिस्टम अगर कॉम्प्रेस भी होगा, तो अल्टीमेटली आप लोग ओरिजिन किसका माने हो, इसको आप एक्स, यहाँ से आप डिस्टेंस मेजर करो तो ये आपका एक्स होता है, और ध्यान देना, अगर आप एक्स यहाँ से मेजर करते हो, तो जो डी एक्स का डायरेक्शन होता है, डी एक्स डायरेक्शन को आप एक्स के अलॉन्ग ही मेजर करते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डी एक्स का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा एक्स के अलॉन्ग होता है। तो डायरेक्शन ऑफ डी एक्स, डायरेक्शन ऑफ डी एक्स इज अलॉन्ग एक्स। तो अगर आप एक्स इसको माने हो और एक्स के बाद डी एक्स इसको माने हो, तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव होता है, यानी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है,
जिसका अपना डायरेक्शन होगा, तो हम बोल रहे हैं कि अगर एक्स के लॉन्ग डी हो तो पॉजिटिव मानते हैं। तो अगर आप मान लेते हैं बाहर से सिस्टम अगर कॉम्प्रेस कर रहा है, बाहर सिस्टम अगर कॉम्प्रेस कर रहा है, तो हुआ क्या कि डीएक्स पीछे खिसकेगा। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डीएक्स का मूवमेंट है वो एक्स के उल्टे में जा रहा है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कॉम्प्रेशन होगा ना, कॉम्प्रेशन होगा तो फोर्स ऑफ सराउंडिंग और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिस्टम का, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है, बट यहाँ जो डीएक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपके एक्स डायरेक्शन के उल्टा में हो रहा है। आप एक्स इधर मेजर किए थे तो डीएक्स उल्टा हो रहा है, यानी जहाँ यहाँ जो डीएक्स का जो वैल्यू होगा उसमें हमको साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। नेगेटिव क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पे एंगल जीरो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, पर डिस्प्लेसमेंट का के अंदर नेगेटिव साइन को देना पड़ेगा। तो आपको ओवरऑल हम क्या बता रहे हैं कि अगर आपका एक्सपेंशन होगा उस केस में भी क्या होगा, जो फोर्स ऑफ सराउंडिंग है और डीएक्स जो है उसके बीच में एंगल हुआ कितना, 180। तो अल्टीमेटली जब सॉल्व करो तो ये आ जाएगा फोर्स सराउंडिंग इंटू डीएक्स, और माइनस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल इसमें थीटा क्या 180 है। अब एक्सपेंशन पे, और अगर कॉम्प्रेशन का बात करें, हम कॉम्प्रेशन का बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्रेशन में होता क्या है कि आपका फोर्स जो है सराउंडिंग का फोर्स एफ लगा दिए, तो कॉम्प्रेशन में सराउंडिंग का फोर्स लगा दिया, और डीएक्स जो है डीएक्स का साइन ही माइनस होगा। एंगल जीरो है बट साइन माइनस लेंगे, क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्शन जो है उल्टा है। ठीक है, यानी एस के उल्टे में डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी इसका इसका वैल्यू भी क्या होगा, वो ई भी होगा माइनस एफ। अभी थीटा जीरो है, अभी थीटा जीरो है तो इसमें करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका डायरेक्शन उल्टा है, अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स ऑफ सराउंडिंग डीएक्स। इन्हें बोलना क्या चाहते हैं, जो सराउंडिंग का वर्क होगा और आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो सेंटर का, सॉरी सिस्टम पर डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, तो दोनों का वैल्यू हमेशा माइनस में रहेगा। यानी क्या होगा, जो सराउंडिंग का वर्क होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी ऑफ सराउंडिंग। दो यहाँ से, इसको मैं अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ आपके लिए। तो जब भी वर्क ऑफ सराउंडिंग हम निकालते हैं, तो उसमें हर केस में अपने पास क्या हो रहा है, तो पहले जो स्मॉल वर्क होगा उसके हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर्स ऑफ सराउंडिंग इंटू डी एक्स। ये एक्सप्रेशन रहेगा हमेशा। जो डी एक्स है, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट किसका है, ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट किसका है, सिस्टम का है। तो सिस्टम और डिस्प्लेसमेंट को लेके अगर हम चल रहे हैं तो एक माइनस में बाहर अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें जो फोर्स ऑफ सराउंडिंग उसमें एरिया से डिवाइड कर दे, तो एरिया से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, और एडीएस क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। ये डीवी चेंज किसका है, तो डीवी जो चेंज दिख रहा है डीवी, तो डीवी चेंज है बेसिकली सिस्टम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज किसका, सिस्टम का है। ठीक है, और प्रेशर क्या, सराउंडिंग का है। इसका मतलब क्या होगा, सराउंडिंग का जो वर्क होगा उसको लिख सकते हो शॉर्ट में, तो वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू माइनस प्रेशर ऑफ सराउंडिंग डीवी, यानी वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम। ये हो गया सराउंडिंग का वर्क, ये हो गया सराउंडिंग का वर्क। ठीक, तो बच्चों लोग आपको सराउंडिंग का वर्क समझ में आ गया, सराउंडिंग वर्क कैसे आप निकालते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी वर्क का बात करते हैं तो वर्क या तो सिस्टम करेगा या तो सराउंडिंग करेगा। तो सिस्टम जो वर्क करेगा उसके लिए जो हम लोग एक्सप्रेशन क्या निकाले हैं, वर्क ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या होता है, पी ऑफ सिस्टम डीवी। ठीक है, और वर्क अगर पूरा निकालना होगा तो बहुत सिंपल है, इसको आप इंटीग्रेट कर दो, जो स्मॉल वर्क है उसको निकालो, उसको आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पी क्या है, तो प्रेशर ऑफ सिस्टम है, और डीवी क्या है, तो वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम है। डीवी क्या है, वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम है। और बात करते हैं सराउंडिंग का, तो सराउंडिंग का जो वर्क होता है उसके लिए क्या बोला गया, तो नेगेटिव ऑफ फोर्स प्रेशर ऑफ सराउंडिंग डीवी, यही हम सीखे है ना। तो यहाँ जो डीवी है, दोनों डीवी सेम ही डीवी है, यानी जो डीवी है दोनों दोनों क्या है, सिस्टम के लिए है। ठीक है, अगर हमको सराउंडिंग के वर्क को इंटीग्रेट करना होगा, यानी वर्क निकालना पूरा निकालना होगा,
तो हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी ऑफ सराउंडिंग डीवी करना पड़ेगा। आपको ध्यान देना है यहाँ जो डीवी है इसमें कौन सा लिमिट पुट करेंगे, तो इसमें सिस्टम के वॉल्यूम का लिमिट पुट करेंगे, सिस्टम का वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है उसको हम पुट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना हमेशा है, ठीक है। तो आपको सिस्टम सराउंडिंग समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना, अब आते हैं हम लोग प्रोसेस पे। तो अब हम लोग जो बात किए थे प्रोसेस पे, तो अगर आपका रिवर्सल प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा तो क्या होगा, तो ध्यान देना। चलो उसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। अगर ध्यान देना, अगर आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सल प्रोसेस में होता क्या है, फोर्स सिस्टम सराउंडिंग इक्वल होता है। इसको हम एफ लिख सकते हैं। एफ मतलब मैग्नीट्यूड का हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। दोनों का फोर्स इक्वल मतलब डायरेक्शन बाई अपोजिट होगा, उसका मैग्नीट्यूड बाई क्या होता है, इक्वल होता है। तो एफ सिस्टम इक्वल टू एफ ऑफ सराउंडिंग बोल सकते हैं, इसको हम एफ बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए। और अगर एफ फोर्स बराबर हो तो क्या प्रेशर बराबर होगा, तो प्रेशर ऑफ सिस्टम इक्वल टू प्रेशर सराउंडिंग होगा, इसको हम पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पी बोल सकते हैं। तो दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो पी लिख सकते हैं। इस केस में क्या होगा, जो वर्क ऑफ सिस्टम होगा उसके लिए आप पी ऑफ सिस्टम डी भी लिखते हो, तो इसको पी ऑफ सिस्टम को पी लिख सकते हैं, पी डी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है। और जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है उसके लिए आप क्या लिखते हो जी, माइनस पी ऑफ सराउंडिंग डी भी लिखते हो। क्योंकि पी दोनों का बराबर है तो उसके लिए हम पी सराउंडिंग के लिए पी लिख सकते हैं, तो यहाँ पी हो जाएगा, तो पी माइनस पी डी हो जाएगा, माइनस पी डी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा उसके लिए वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क ऑफ सिस्टम पी डी भी है, वर्क ऑफ सिस्टम पी डी भी है, वर्क ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, माइनस पी डी होगा। इन दोनों वर्क क्या है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, दोनों वर्क क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसका मतलब जो वर्क ऑफ सिस्टम हम निकालने वाले हैं और जो वर्क ऑफ सराउंडिंग निकालेंगे, दोनों में साइन क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। इन दोनों क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। ये कब होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ठीक। रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है कि आप सिस्टम सराउंडिंग दोनों को समझ रहे हो एक साथ, क्योंकि आपको पता है कि हर पॉइंट पे दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी एक का भी फोर्स निकालोगे तो किसी अब अगर सराउंडिंग का फोर्स आपको पता है तो आप सिस्टम का फोर्स निकाल लोगे। तो किसी एक को भी आप निकालोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। प्रॉब्लम होता है रिवर्सल प्रोसेस में, प्रॉब्लम क्या होता है रिवर्सल प्रोसेस में। तो अगर मान लेते हैं कि प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होगा, प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होता है, तो प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा। अब आगे बढ़ने से पहले बता देना आपको कि आपका जो फिजिक्स होता है, यानी फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स हमेशा फोकस करता है सिस्टम को, यानी फिजिक्स में हमेशा पढ़ते हो सिस्टम के बारे में, ठीक है। और फिजिक्स में हमेशा होता है आपका प्रोसेस रिवर्सिबल। फिजिक्स में जनरली आप रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ते हो। प्रोसेस रिवर्सिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो होता है केमिस्ट्री के लिए, क्यों होता है आपको समझाएंगे हम। तो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा, तो प्रोसेस रिवर्सिबल कब होता है जी, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा मतलब फोर्स बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस है। इस केस में आपका जो फोर्स ऑफ सराउंडिंग होता है तो कांस्टेंट। कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है इसका मतलब किसका फोर्स वेरिएबल होता है, जो फोर्स ऑफ सिस्टम होता है वो होता है वेरिएबल, इसको आप चेंज कर रहे हो। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का जो फोर्स है उसका वैल्यू बता नहीं पाओगे, सिस्टम का जो फोर्स है वो होता है वेरिएबल, और जो सराउंडिंग का फोर्स होता है कांस्टेंट। और ध्यान देना, अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो जो अगर आप वर्क निकालोगे तो वर्क क्या होता है, जो सिस्टम को वर्क होता है ये क्या होता है, पी डीवी का इंटीग्रेशन, या बोल सकते हैं इसको आप फोर्स के टर्म में फोर्स ऑफ सिस्टम डीएक्स। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे
तो इंटीग्रेट करने के लिए आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, मतलब वेरिएबल पता हो तब तो इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेशन मतलब समेशन। अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू ही नहीं पता तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? मान लो कि हम किसी बॉडी को बहुत तेज से निकाल ऊपर ले जा रहे हैं और हम क्या फोर्स लगा रहे हैं, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है और ये वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो सिस्टम, अगर प्रोसेस रिवर्सल होता है तो सिस्टम को फोर्स वेरिएबल होता है, उसका वैल्यू कैसे चेंज कर रहा है हमको खुद नहीं पता है, हमको खुद नहीं पता है। तो अगर हम सिस्टम के फोर्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके इंटीग्रेशन को डिफाइन कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसको इसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो कांट बी कैलकुलेटेड। जब तक हमको फोर्स का वैल्यू नहीं पता हर पॉइंट पे, उसका एक फंक्शन नहीं पता है, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? तो सिंपल सा चीज है कि अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो सिस्टम का जो वर्क होता है उसको आप निकाल नहीं सकते, यानी सिस्टम का जो वर्क होगा, वर्क ऑफ सिस्टम इज नॉट डिफाइंड, यानी जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो सिस्टम का वर्क आप निकाल नहीं पाओगे। ठीक है। सराउंडिंग का वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं जी हम लोग। तो सराउंडिंग का जो वर्क होता है, ध्यान देना, सराउंडिंग वर्क के लिए डेफिनेशन क्या दिए थे हम लोग? तो वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू क्या था? माइनस पी ऑफ सराउंडिंग डीवी। और डीवी क्या था? डीवी था वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम चेंज ऑफ द सिस्टम। तो अगर बात करते हैं हम सराउंडिंग का, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस सराउंडिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, जो वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है उसको लिख सकते हो माइनस पी ऑफ सराउंडिंग, डीवी लिख सकते हो। ये डीवी क्या है? सिस्टम का वॉल्यूम चेंज है। तो हम जूम क्या कर रहे हैं, जूम क्या कर रहे हैं कि सिस्टम अभी मूव किया पॉइंट वन से पॉइंट टू पे, तो पॉइंट वन था, पॉइंट टू को मूव किया, तो यहाँ का वॉल्यूम V1 होगा, यहाँ का वॉल्यूम V2 होगा। ठीक है। अब हमको अगर वर्क ऑफ सराउंडिंग पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस छोटे से वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, इस छोटे से वर्क को क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे, यानी माइनस पी ऑफ सराउंडिंग डीवी को इंटीग्रेट करने वाले हम लोग। अब ध्यान देना, जो आपका एक जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, पी ऑफ सराउंडिंग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पी ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट होगा, इसका मतलब इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, तो बाहर ले लिए, तो वर्क ऑफ सराउंडिंग क्या हो जाएगा, पी ऑफ सराउंडिंग बाहर ले ले, तो माइनस पी ऑफ सराउंडिंग बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीवी है, तो डीवी का इंटीग्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम V1 से V2, वॉल्यूम V1 से V2। तो वॉल्यूम V1 V2 किसका है? तो सिस्टम का वॉल्यूम है, जिसको माने पॉइंट वन पे पॉइंट टू पे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस पी ऑफ सराउंडिंग V2 माइनस V1, जिसको आप लिख सकते हो डेल्टा V, जिसको लिख सकते हो डेल्टा V। तो पी ऑफ सराउंडिंग डेल्टा V हो जाएगा। ये हो जाएगा सराउंडिंग का वर्क किस केस में, अगर प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल, प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। ठीक, क्योंकि सिस्टम का वर्क तो हम डिफाइन नहीं कर सकते इसके लिए, तो ये चीज ध्यान देना। अब ध्यान देना, जो V2 का V1 है उसके बदले पुट कर सकते हो। अगर मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर अगर है P1 T1, अगर ऐसा कुछ है और मोल N है, तो V1 के बदले हम क्या पुट कर सकते हैं, तो V1 के बदले हम पुट कर सकते हैं NRT1 बाई P1 पुट कर सकते हैं, और V2 के बदले क्या पुट कर सकते हैं, तो V2 का अगर प्रेशर P2 ले लेते हैं, P2 T2 और मोल N है, तो उस केस में क्या बोल सकते हैं, NRT2 बाई P2 पुट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज को पुट कर दो यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला आपके पास हो सकता है कि माइनस पी ऑफ सराउंडिंग V2 के लिए क्या होगा, NRT2 बाई P2 एंड NRT1 बाई P1। तो ये भी आपका वर्क ऑफ सराउंडिंग निकालने का फॉर्मूला हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हो सकता है आपके लिए, या फॉर्मूला ही हो सकता है। ठीक है। कब? जब आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा, जब आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। ठीक है। तो बच्चों लोग, हम लोग को रिवर्सिबल वर्क कैसे निकालना समझ में आ गया, इरिवर्सिबल वर्क निकालना आपको समझ में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि बहुत सारे बुक्स में आप देखते हो कि फीस में कुछ अलग होगा, केमिस्ट्री में कुछ अलग होगा। ठीक है। तो केमिस्ट्री फीस में अलग क्यों होता है, समझो आप ध्यान से। केमिस्ट्री फीस में अलग का लॉजिक समझ आ रहा है आपको, तो ध्यान देना। तो हम बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री फीस में जो अलग होता है वो अलग नहीं होता, सेम ही चीज होता है। होता क्या है कि जब भी फीस पढ़ते हो ना, तो फिजिक्स का फोकस हमेशा सिस्टम होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ। फिजिक्स में अगर हम बात, एक सेकंड, जब हम वर्क का बात करते हैं ना, वर्क,
तो वर्क का जब बात करते हैं वर्क, तो वर्क में अगर फिजिक्स में वर्क निकालते हो ना, या केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो फिजिक्स जो होता है वर्क निकालता है सिस्टम का हमेशा। तो फिजिक्स में हमेशा सिस्टम का हम काम निकालते हैं, और केमिस्ट्री में बाय डिफॉल्ट होता है सराउंडिंग का। ये बुक्स में लिखा नहीं हुआ है, तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहीं पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। तो फिजिक्स में वो काम होता है हमेशा सिस्टम का, और केमिस्ट्री हमेशा निकालता है सराउंडिंग का वर्क, और यही लोग मिस कर जाता है कि अभी हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये अब अगर ये दिमाग में सेट कर लोगे तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा कि फिजिक्स मतलब काम है सिस्टम का, और केमिस्ट्री मतलब काम है सराउंडिंग का, ठीक है। ये दिमाग सेट कर ले। अब ध्यान देना, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, तो आप जो निकालोगे फीस में, तो फीस में निकालते हैं क्या, आप सराउंडिंग का वर्क, आप सिस्टम का वर्क निकालते हो, तो आप पीडी भी अप्लाई करते हो, और जो केमिस्ट्री वाला बच्चा वो क्या करेगा, वो निकालेगा सराउंडिंग का वर्क, उसके लिए वो क्या अप्लाई करेगा, माइनस पीडी को अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वर्क निकला सराउंडिंग का वर्क निकला है, और यहाँ जो वर्क निकला सिस्टम का निकला है। तो यार ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि आप सराउंडिंग का वर्क निकालो, तो इसका वैल्यू अगर मान लेते कुछ भी आएगा, और यहाँ कुछ वैल्यू आ रहा है, तो दोनों हम क्या बोल सकते हैं कि रिवर्सल प्रोसेस में जो सिस्टम का वर्क होता है वो माइनस ऑफ सराउंडिंग होता है। यानी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ही बात को बोलने का दो तरीका है। हम बोले कि सिस्टम 100 जूल वर्क किया है, या हम बोल रहे हैं सराउंडिंग माइनस 100 जूल वर्क किया है, दोनों सेम बात को बोलने का दो तरीका है, ठीक है। तो दो अलग बात नहीं बोल रहे। अगर कोई बोलेगा कि हम मेरा सराउंडिंग माइनस 100 वर्क किया, तो हम इससे में इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि सिस्टम 100 वर्क किया होगा। या कोई ऐसा बोलेगा मेरा सिस्टम 500 प्लस 500 वर्क किया हुआ है, तो सराउंडिंग कितना वर्क करेगा, माइनस 500 वर्क करेगा, -500। ऑब्वियसली। तो आपको ये समझना चाहिए कि सिस्टम सराउंडिंग बस है, ठीक है। तो रिवर्सल प्रोसेस में कोई चेंज ही नहीं होगा। अब ध्यान दो, इसको हम लिंक कर रहे हैं आपसे। तो आप लोग समझ में आ चुका है कि जो वर्क जो है फिजिक्स में सिस्टम का निकाला जाता है, और केमिस्ट्री में सराउंडिंग का निकाला जाता है। अब यही जो दिक्कत इसलिए फॉर्मूला में नेगेटिव साइन आ रहा है। अब होता क्या है कि बुक्स में क्या करता है, बुक्स में ऐसा करता है, बुक्स में क्या लिखता है, बुक्स में या टीचर लोग क्या लिखते हैं कि वर्क लिख देंगे, लेकिन बताएंगे नहीं क्या। तो बोलेंगे फीस के बुक में ऐसा लिखा है, वर्क लिख देगा, और लिख देगा उसका फॉर्मूला पीडीबी। और केमिस्ट्री की बुक में क्या लिखा है, वर्क लिख देगा, और उसका लिख देगा माइनस पीडीबी। और यहीं पे तो लोग दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है। तो यहाँ पे वो लोग दिक्कत क्या करता है कि बताता नहीं किसका वर्क है। तो अगर बता देगा कि फीस में हम सिस्टम का वर्क निकालें, तो यहाँ पे एस लगाना भूल जाता है लोग, एस लगा दिया तो काम आसान हो जाएगा, और यहाँ पे एस लगा देना होता है बस। तो ये दो अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि हम सिस्टम सराउंडिंग का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर खाली हम बस वर्क निकाल के छोड़ दे और बोले पीडीबी और माइनस पीडीबी होता, तो ऑब्वियसली अलग अलग क्यों हो रहा है समझ नहीं आएगा। लेकिन आपको समझ में आएगा कि अलग अलग क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है, ठीक। अब ध्यान दे, हम लोग मूव करते हैं फर्स्ट लॉ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है। तो बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन है, क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है, क्या है एनर्जी कंजर्वेशन। यानी फर्स्ट लॉ का वैसे अगर बोलना हो तो लिख सकते हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। या फिर किसी सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन का ही फॉर्म है। अब फर्स्ट लॉ को अब ध्यान देना, तो इसको ऐसा बोला गया कि मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसका एनर्जी यू है अभी, यानी जिसका इंटरनल एनर्जी यू है, उसमें हम बाहर से एक हीट सप्लाई किए डी क्यू। तो डी क्यू हीट सप्लाई किए सिस्टम में, तो इस हीट को लेके सिस्टम जो है अपना एनर्जी को यू प्लस डी यू में चेंज किया, और सिस्टम एक वर्क किया डी डब्ल्यू, सिस्टम एक वर्क किया, ठीक है। तो अगर इस कंजर्वेशन को लिखे तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी डब्ल्यू किसका होगा, ये होगा सिस्टम का, ये होगा सिस्टम का। तो इसको ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसको
इसको लिख सकते हैं क्यू, इसको लिख सकते हैं क्यू, इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू, और ये हो जाएगा वर्क किसका, सिस्टम का। ये फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ पढ़ते हो फिजिक्स में, ये जो ये है ये फिजिक्स के बुक में ऐसा लिखा रहता है। तो फिजिक्स के बुक में क्या बोला कि जो क्यू ऑफ हीट दोगे सिस्टम में इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ सिस्टम और प्लस वर्क ऑफ सिस्टम। अब केमिस्ट्री की बुक में क्या लिखा वो भी ध्यान देना। तो केमिस्ट्री की बुक में लिंक करने के लिए आपको मैं सिस्टम समझा रहा हूँ कि आपका सिस्टम में का यू है एनर्जी। अब सिस्टम में बाहर से आप डी क्यू आप हीट दिए हो और बाहर से वर्क किया हुआ, मतलब सराउंडिंग काम किया है, क्योंकि इसमें सराउंडिंग फोकस करना होता है ना, बाहर से सराउंडिंग काम किया है। ठीक है, तो दोनों काम किया और दोनों काम को लेके आपका जो यू है चेंज हुआ यू प्लस डी यू में, यू प्लस डी यू में। तो अब जब इसमें एनर्जी कन्वर्शन फॉलो करोगे तो क्या होगा, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू इन दो एनर्जी बाहर दियो, दोनों का लेके सिस्टम अपना इंटरनली को चेंज किया है डी यू से, इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, क्यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग इक्वल टू यू इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये फर्स्ट लॉ होता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की बुक में फर्स्ट लॉ ऐसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन फिजिक्स में ऐसा दिखता है बुक में और केमिस्ट्री में ऐसा दिखता है। तो लेकिन ध्यान देना, दोनों में जो वर्क ऑफ सिस्टम है एक में वर्क ऑफ सराउंडिंग है। तो अब होता क्या है, जब फर्स्ट लॉ हम लिखते हैं तो फर्स्ट लॉ लिखते हैं फिजिक्स बुक में, तो ऐसा लिखा रहता है Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डब्ल्यू किसका बताता नहीं है और केमिस्ट्री बुक में ऐसा लिखा रहता है कि Q प्लस वर्क इक्वल टू डेल्टा यू। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूज, तो यही कंफ्यूजन का जड़ है कि वर्क किसका बताता नहीं है। तो आपको लगता है यार वर्क यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है, तो हम बोले उल्टा कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर मान लेते हैं प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लोग सीख चुके हो कि जो वर्क ऑफ सिस्टम होगा वो माइनस ऑफ वर्क ऑफ सराउंडिंग होगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये जो फीस था, फीस में क्या लिखा, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क ऑफ सिस्टम होता है, ये आपको पता है। इसको लेफ्ट में लेके आओ, इसमें लेफ्ट में लेके आओ, तो लेफ्ट में क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू ऑफ सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू होगा। और आपको पता है कि माइनस माइनस जो सिस्टम का वर्क है उसको लिख सकते हो क्या, क्यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग लिख सकते हो, क्यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग लिख सकते हो इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि इसी एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू के ऊपर में सिस्टम है, आप नीचे सराउंडिंग लिख सकते हैं। और ये क्या है, तो केमिस्ट्री का वर्क है, खाली केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ, केमिस्ट्री का फर्स्ट लॉ क्या आता है, क्यू प्लस वर्क ऑफ सराउंडिंग डेल्टा यू। तो कहीं ना कहीं फीस से आप स्टार्ट किए और केमिस्ट्री पहुंच गए। ठीक है, और आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हो तो वर्क ऑफ सराउंडिंग को राइट में लेके जा, तो डेल्टा यू माइनस वर्क ऑफ सराउंडिंग, और जो माइनस वर्क ऑफ सराउंडिंग होता है उसको क्या लिख सकते हो आप, वर्क ऑफ सिस्टम। तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट किए और पहुंच गए कहाँ पे, फिजिक्स में, पहुंच गए कहाँ पे, फिजिक्स में। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज नहीं, सेम ही चीज है। ठीक है, तो दो अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम ही चीज है, बट फिजिक्स में सिस्टम लेना है, केमिस्ट्री में सराउंडिंग लेना है, तो यही डिफरेंस होता है। तो आपका किस किस वेरिएबल का ले रहे हो बस वही दिक्कत होता है, बाकी दोनों स्पेशल सेम ही है। तो हम क्या, तो हमको समझ में आना चाहिए कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री अलग नहीं कर रहे हैं। देखो दोनों में क्यू तो सेम ही चाहिए ना, दोनों के लिए क्यू सेम है, दोनों के लिए यू सेम है, तो क्यू और यू दोनों में सेम ही रहेगा। जो वर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, वर्क का प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि वर्क हम सिस्टम का निकाल रहे हैं, इसके लिए फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में निकाल रहे हैं सराउंडिंग के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम आगे से, अब आगे से हम जो भी होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको अगर इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमको पता है कि हम सराउंडिंग का वर्क ले रहे हैं, और एक क्वेश्चन यूज करते हैं हमको पता है कि हमको सिस्टम का वर्क लेना है। बस यही है, आपको आपको दिखा चुके इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और इस इक्वेशन को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है, उसको लिखने का बस दो अलग अलग तरीका होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ज्यादा लॉजिकल फिजिक्स है, ज्यादा लॉजिकल क्या था फिजिक्स। तो अगर हम मान लो कि सिस्टम का वर्क नहीं कर रहे हैं, सिस्टम का हीट नहीं कर रहा, तो सिस्टम का वर्क नहीं कर, सॉरी, सिस्टम का इंटरनल नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम का हीट नहीं कर रहा, तो वर्क भी सिस्टम को निकालेंगे, तो वेरिएबल को लिंक करना बहुत आसान होगा मेरे लिए। तो हम जो आगे फॉलो करने वाले हैं, तो हम हमेशा फॉलो करेंगे, वी ऑलवेज फॉलो, तो वी फॉलो, वी विल फॉलो फिजिक्स। ठीक है, एजम्पशन ऑफ फिजिक्स। क्यों,
क्योंकि यार फिजिक्स में क्या है, क्यू भी सिस्टम का है, डेल्टा यू भी सिस्टम का है, और वर्क भी सिस्टम का है, तो तीनों वेरिएबल सेम चीज का है, उसको लिंक करना हमेशा आसान रहेगा। यानी हम जो हमेशा फर्स्ट रो लिखेंगे वो हम लिखेंगे हमेशा क्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लिखेंगे। लेकिन जब डब्ल्यू हम लिख रहे हैं तो डब्ल्यू किसका लिख रहे हैं, सिस्टम का। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें जो क्यू होगा, वो क्यू होगा और डेल्टा यू होगा, वो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए कॉमन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा कि हम जो वर्क निकालेंगे, हम अगर वर्क निकालते हैं तो हम वर्क निकालते हैं सिस्टम का, लेकिन जो आपका केमिस्ट्री में है किसका वर्क होता है, सराउंडिंग का। तो यहाँ से जो हम वर्क निकालेंगे सिस्टम का, और सराउंडिंग का अगर वर्क मुझे चाहिए होगा तो सिंपली क्या करना है, सिस्टम का वर्क को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम अगर वर्क निकालने +50, तो अगर हम फीस सॉल्व कर रहे हैं तो +50 मेरा सही आंसर होगा। अगर फीस सॉल्व कर तो +50 मेरा सही आंसर होगा। लेकिन केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और केमिस्ट्री में वर्क पूछा मेरे से, ध्यान दो, अगर मेरे से वर्क नहीं छोड़ के बाकी चीज पूछेगा तो बाकी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री का क्यू सेम है, फीस का क्यू के साथ सेम है, केमिस्ट्री का जो डेल्टा यू है फीस का डेल्टा यू सेम है, बस वर्क में अलग होता है क्योंकि वर्क अलग अलग का चीज पूछा गया है। तो अगर अगर सिर्फ वर्क के लिए बोल रहे हैं, बाकी के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्यू डेल्टा यू दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे केमिस्ट्री के सॉल्व करो या चाहे फिजिक्स से तुम सॉल्व करो। बस वर्क में क्या करना है कि वर्क में अगर आप फिजिक्स में हो तो जो वर्क निकालोगे, और केमिस्ट्री का तो हम बोले कि हम फीस को चूंकि फॉलो करने वाले हैं तो हम यहाँ से जो वर्क निकालेंगे वो फीस के क्वेश्चन के लिए होल्ड करेगा। केमिस्ट्री में बस चेंज इतना ही करना कि हम जो वर्क निकालेंगे, अगर मान लेते हैं वर्क 100 निकालेंगे, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में अगर कर रहे हो तो उसको -100 रिपोर्ट करना, वहाँ पे -100 को टिक करोगे आप, ठीक है। क्योंकि आपको दिमाग चलना चाहिए कि हम वर्क निकालें सिस्टम का, और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में जो वर्क पूछता है वो किसका होता है, बाय डिफॉल्ट पूछता है सराउंडिंग का। तो आप जो 100 निकाले हो तो सिस्टम में निकाले हो, तो अगर सराउंडिंग का है तो सराउंडिंग का रिवर्सल प्रोसेस में क्या होता है, वर्क जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका 100 है तो उसका क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। तो आपको बस इतना ही काम करना है। तो यही रहेगा फीस केमिस्ट्री का डिफरेंस, जो लोग समझते नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर आप लोगों को, चलो